भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के व्यापार पर उनका प्रभाव। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग क्राउन सामान्य ज्ञान की किताब से आधुनिक भारत का इतिहास अध्ययन कर रहे थे। कल वाले लेक्चर में 3.1 उत्तर मुगलवर्ती शासक के बारे में देखे थे। आज इसमें हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उनकी स्थापना वर्ष और कहाँ पे उनका क्या उपलब्धि थी, फैक्ट्री वगैरह के बारे में देखेंगे। ये क्राउन सामान्य ज्ञान बुक जो है कि लुसेंट से और अन्य जो ऑनलाइन किताबें हैं उनसे बेहतर है, क्योंकि इसमें जो फैक्ट वगैरह वो भी एक्स्ट्रा दिया गया है। कुछ टेक्स्ट नुमा इस किताब को बनाने का प्रयास किया गया है। आइए प्रारंभ करते हैं। करें कि भारत में यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का आगमन 15वीं शताब्दी में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का आगमन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। उनके आगमन का क्रम इस प्रकार है। पुर्तगाली, ठीक, 17 मई 1498 को, ठीक, पुर्तगाली आते हैं। अंग्रेज जो है कि 1600 ईस्वी में आते हैं। डच आपका 1602 ईस्वी में, डेनिश 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में और स्वीडिश कंपनी जो है कि आपका 1631 ईस्वी में। मतलब आपसे यहाँ पे 2-3 फैक्ट पूछे जा सकते हैं। भारत में सबसे लास्ट में कौन कंपनी प्रवेश करती है यानी आती है, तो आप बताइएगा स्वीडिश कंपनी। भारत में सबसे लास्ट में कौन प्रवेश करने वाली कंपनी जो व्यापार के लिए आती है, स्वीडिश कंपनी। सबसे पहले पुर्तगाली 1400 स्वीडिश 1731 में सबसे लास्ट में आती है। 1731 में स्वीडिश सबसे लास्ट में आने वाली व्यापारिक कंपनी है भारत में। और सबसे पहले आपका पुर्तगाली कंपनी 17 मई 1498 ईस्वी। अब पुर्तगाली के बारे में देखते हैं। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद, ठीक, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद, ठीक है, मनीद लिखा है, ठीक है, ये मनीद नहीं है, ठीक है, ये नाम को याद रखिएगा, ये मनीद इसका नाम नहीं है, मजीद है, अब्दुल मजीद इसका नाम है, ठीक है, मजीद, ठीक। अब्दुल मजीद की सहायता से 90 दिनों की यात्रा के बाद, ठीक है, अब्दुल मजीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 ईस्वी को, ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट यानी केरल बंदरगाह पर पहुंचा। वहां उसका हिंदू शासक जमोरिया ने स्वागत किया था, ठीक है। ये मिला कहाँ था? जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा को जो अब्दुल मजीद है, ये उनतमाशा द्वीप, ठीक है, जो आपका दक्षिण अफ्रीका का केप ऑफ हुड के पास मिला था, ठीक है। केप ऑफ हुड या उनतमाशा द्वीप मतलब दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी द्वीप के पास से मिला था इसको। वहीं से इसके पीछे पीछे इसका सहायता से भारत में आया अब्दुल मजीद के। दूसरा पुर्तगाली जो व्यक्ति आता है वो पेड्रोज अल्ब्रेज, ठीक है, पेड्रो अल्ब्रेज केब्रॉल दूसरा पुर्तगाली था जो भारत आता है, ठीक, 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को। ये जो दूसरा, पहला वास्को डी गामा, दूसरा पेड्रो अल्ब्रेज केब्रॉल 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को आता है। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। ध्यान दीजिएगा, पहले 17 मई 1498 को, दूसरी बार 1502 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत पुनः आता है। फ्रांसीसी डी अल्मीडा के बाद में एक खास बात यह है कि 1505 ईस्वी से 1500 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में बन करके आता है, ठीक है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत में आता है। इसके बाद मतलब भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा, ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मेडा। ये शांत जल की नीति के लिए, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे कोई पूछे कि शांत जल की नीति किसकी है, तो आप बताएंगे फ्रांसिस डी अल्मेडा का, ठीक। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बन करके आता है। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जो फेमस है वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। मतलब आपसे कोई पूछे कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी में भारत में रहता है। ये शांत जल की नीति इसी की थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की। भारत में जो अगला गवर्नर बन करके आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक, अल्फांसो डी अल्बुकर्क अगला गवर्नर बन करके आता है और ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। कोच्चि को अपना मुख्यालय बनाता है फ्रांसिस्को, ठीक है।
अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोच्चि को अपना मुख्यालय बनाता है और 1510 ईस्वी में जो है कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लेता है। ठीक, इसीलिए देखिए ये भारत में साम्राज्य विस्तार का कार्य जो प्रारंभ होता है पुर्तगालियों के द्वारा, वो 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क के आने के बाद भारत में साम्राज्य विस्तार का कार्य प्रारंभ होता है। इसीलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में वास्तविक पुर्तगाली शासक के संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में, देखिए 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक जो यूसुफ आदिल शाह था उनसे गोवा को छीनता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में, ठीक, 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का था, ठीक है, मलक्का जल संधि का नाम सुने होंगे। तो मलक्का जल संधि जावा और सुमात्रा के बीच है मलक्का जल संधि, ठीक, वहीं पे एक मंडी थी मलक्का, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी स्थित हरमुज पर भी उसने अधिकार कर लिया। देखिए 1510 ईस्वी में गोवा को छीनता है, 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण कर लेता है, फिर 1515 ईस्वी में क्या करता है, फारस की खाड़ी में स्थित जो हरमुज जल संधि था उस पर अपना अधिकार कर लेता है। कौन, ठीक है, अल्बुकर्क, ठीक है, इसीलिए अल्बुकर्क वो जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1505 से 9 तक रहता, ठीक है, इसीलिए इसको भारत में वास्तविक शक्ति का संस्थापक कहा जाता है। 1530 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुना आता है, कोच्चि की जगह एक गोवा को राजधानी बना लेता है। जब नीनो डी कुना 1530 ईस्वी में अगला गवर्नर बन करके आता है तो ये कोच्चि की जगह अब गोवा को अपनी राजधानी बनाता है। कुना के मद्रास के निकट सेंट थोमे और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित करता है। मद्रास में सेंट थोमे और हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित करने का काम नीनो डी कुना करता है, स्थापित किया। उसने 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिए। कौन, नीनो डी कुना है, वो क्या करता है, 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 में दीव पर, दमन और दीव जो था ना उसमें से केवल दीव द्वीप पर आप काठियावाड़ प्रायद्वीप देखेंगे, इसी वाले ये आपका गुजरात है, ठीक है, अच्छा गुजरात है, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, यहाँ पे नीचे छोटा सा दीव है, ठीक है, दीव है, उसी पर ये 1535 ईस्वी में कब्जा कर लेता है। पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए थे। इनका आप नाम याद रखिएगा, जेवियर के बारे में पूछा गया है। तो पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ जेवियर ये संत थे, ईसाई संत थे, भारत आते हैं। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को एस्टाडो डी इंडिया कहते हैं। पुर्तगाली जो समुद्री साम्राज्य समुद्री क्षेत्र में उनका अधिपत्य था उसको ये एस्टाडो डी इंडिया, एस्टाडो या एस्टाडो डी इंडिया के नाम से जानते थे। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया था, ठीक है, कोच्चि से ये लोग अपना राजधानी गोवा को स्थापित कर लिए थे। नीनो डी कुना, ठीक है, नीनो डी कुना ने गोवा में स्थापित कर लिया और गोवा में चूँकि भारत में पुर्तगालियों के द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया जाता है। उन्होंने कार्टिज अल्मेडा काफिला पद्धति पर जहाज़ों को अरब सागर में प्रवेश करने को नियंत्रित किया, ठीक। जो नीनो डी कुना क्या करता है कि कार्टिज अल्मेडा पद्धति पर जहाज़ों को अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित करता है और गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन करता है, ठीक है। यूरोप में भवन निर्माण की एक ऐसी शैली, ठीक है, जहाँ पर जो छत होगा वो छत पिरामिड नुमा होगा, ऐसे होगा, ठीक है, उसके देखिए इस तरह के बनाने का मतलब है कि छत एक स्लोप नुमा छत होगा, जैसे बर्फ़ वगैरह पड़ता है ना यूरोप में, चूँकि ठंडी अधिक होने की वजह से बर्फ़ पड़ता है, तो जो छत की दीवारें होती हैं ऊपर वो हल्की होती हैं और स्लाइड करने लायक एक स्लोप में बनाई जाती हैं, जैसे कि बर्फ़ वगैरह पड़े तो स्लाइड करके नीचे आ जाए, तो इस पर बर्फ़ वगैरह जमने लगता है तो भारी हो जाएगा, फिर छत टूट जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्थापत्य कला होगा जिसमें कि छत पिरामिड नुमा बनाया जाएगा। स्लोप नुमा मतलब ढलवा छत, जैसे हम लोग समतल छत बनाते हैं उस हिसाब से छत, मंदिर का जो पिरामिड होता है उस हिसाब से छत बनता है, उस तरह की जो स्थापत्य कला होता है उसको गोथिक स्थापत्य कला कहा जाता है। ये यूरोप की एक भवन निर्माण की प्रमुख शैली भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया जाता है। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में, ठीक, 1503 ईस्वी में कोच्चि केरल अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। 1503 में सबसे पहले पुर्तगालियों ने कोच्चि में, ठीक है, कोच्चि के केरल में अपना स्थापित करते हैं क्या, पहली फैक्ट्री कोच्चि में, ठीक है। दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर में, ठीक है, 1505 ईस्वी में कन्नूर में
दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ठीक है, इसको नीनो डी कुना को याद रखिएगा। भारत में जो कि कार्टिज अल्मेडा काफिला पद्धति पर जहाज़ों को प्रवेश करने के लिए रोकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। नीनो डी कुना, उन्होंने मतलब पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती भारतवासियों को अवगत कराया था। ठीक है, 1516 ईस्वी के आसपास, 1516, ठीक है, 1616 जहांगीर का शासनकाल रहता है 1605 से लेकर 1627 तक। तो 1616 में भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ करते हैं सब पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में 1616 ईस्वी में तंबाकू की खेती प्रारंभ करते हैं। भारत में सबसे पहले आए, ठीक है, पुर्तगाली जो है कि भारत में सबसे पहले आए और 1961 में गोवा छोड़ करके सबसे बाद में चले जाते हैं। भारत में सबसे लास्ट में आने वाली जो कंपनी थी स्वीडिश कंपनी थी। ठीक है, भारत में सबसे अंतिम में आने वाली, मैं आपसे बताया था उसमें सबसे लास्ट में कौन सी कंपनी आती है, स्वीडिश कंपनी आती है। वो कब आती है, 1731 ईस्वी में। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया, तो आप अपने पढ़ाई का भी पैटर्न बदलिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पुर्तगाली याद है, अंग्रेज याद है, ठीक है, डच उसके बाद याद है, लेकिन आप ये नहीं पता होगा आपको कि सबसे लास्ट में भारत में प्रवेश करने वाली कौन सी कंपनी थी, तो स्वीडिश कंपनी थी 1761 ईस्वी में। हालैंड, ठीक, हालैंड जो थे ये डच के निवासी थे। हालैंड वासी कहाँ थे, डच। ठीक है, हालैंड वासी मतलब हालैंड वासी को डच कहा जाता है। डच संसद के द्वारा 1602 ईस्वी में, ठीक है, डच संसद के द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। कार्नेलियस हाउटमैन पहला डच यात्री था, इसको याद रखिएगा। डच संसद के द्वारा पहली बार 1602 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया जाता है, जो कि 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में व्यापार में पहुंचता है। मतलब ये 1596 में तो पूर्वी व्यापार करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ये एक संयुक्त पूंजी, चूँकि डच गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, तो ये लोग क्या है कि संयुक्त पूंजी मतलब कुछ लोग आपस में मिल करके पूंजी इकट्ठा करते हैं और एक कंपनी की स्थापना करते हैं। ठीक, स्थापना करने के लिए, व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों के साथ। ये जो है कि 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा, सुमात्रा पहुंच करके बाटम के राजा के साथ एक संधि करता है। ठीक है, किसके साथ, पूर्वी जगत में जब जाता है सुमात्रा के पास, तो जो वहाँ पे बाटम के राजा थे उनके साथ संधि करता है। डच नौसेना के नायक वाडेर हेग कहे जाते हैं। डच सेना के नायक को आप क्या कहेंगे, वाडेर हेग कहा जाता है डच सेना का। 1605 ईस्वी में मछलीपत्तनम में प्रथम डच कारखाना स्थापित किया, मतलब डचों ने सबसे पहले मछलीपत्तनम में अपना कारखाना स्थापित करते हैं, तथा पेत्तुपोली निजामपत्तन में दूसरा। ठीक है, पेत्तुपोली निजामपत्तनम में, ये पूर्वी तट पे है निजामपत्तनम। ठीक है, मछलीपत्तनम निजामपत्तनम में से पूर्वी तट पे। अभी सारे जो बंदरगाह हैं एक साथ आगे दिख जाएगा, आपको नहीं दिखेगा तो मैं लिख दूंगा एक जगह। दूसरा कारखाना स्थापित करते हैं, पहला कारखाना मछलीपत्तनम में, दूसरा आपका निजामपत्तनम या पेत्तुपोली में स्थापित करते हैं डच। डचों के द्वारा स्थापित कुछ अन्य कारखाने देख लीजिए, पुलिकट में 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 ईस्वी में, करिकल में, ठीक है, करिकल में 1645 ईस्वी में, चिंसुरा में 1663 ईस्वी में, और कोच्चि में जो है कि 1663 ईस्वी में। कोच्चि में सबसे पहले जो फैक्ट्री स्थापित करने का कार्य पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता है। पुलिकट में डच कारखाने को गोड्रिया का किला कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। जो पुलिकट है पूर्वी तट पे, उसमें डचों का जो कारखाना था उसको गोड्रिया का किला, तथा चिंसुरा आपका हुगली में, ठीक, डच किले को गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता था, जो हुगली में चिंसुरा है। ठीक है, मतलब हुगली में चिंसुरा एक जगह है, वहाँ पे डचों की फैक्ट्री को आप गुस्तावुस फोर्ट, ठीक है, क्या कहते थे वो लोग, गुस्तावुस फोर्ट कहते थे हुगली वाले को। जो पुलिकट के तट पे था उसको गोड्रिया का किला, अगर आपसे पूछेगा गोड्रिया का किला किससे संबंधित है, ये आपका डचों से। अगर गुस्तावुस फोर्ट किससे संबंधित है, ये भी आपका डचों से है। बंगाल में पिपली में पहली बार डच फैक्ट्री, ठीक है, बंगाल में कह रहा है कि पिपली में पहली बार डच फैक्ट्री स्थापित हुआ, लेकिन शीघ्र ही यह बालासोर स्थानांतरित कर दिए थे। ठीक है, पिपली में तो स्थापित किए थे डचों ने, लेकिन वहाँ से सही से चल नहीं पाया, तो इसको बालासोर में स्थानांतरित कर देते हैं। डचों ने पुलिकट, जो कि उनका मुख्यालय था, एक स्वर्ण का सिक्का पैगोडा का प्रचलन कराया था, ये पूछा गया है। ठीक है, जो पुलिकट है, ठीक है, पुलिकट के किले को गौड्रिया का किला कहता है ना, ठीक है, जो पुलिकट का किला इनका था, ठीक है, उसको गौड्रिया का किला, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पुलिकट में गौड्रिया का किला और आपका चिंचुरा में आपका गुस्तावुस फोर्ट का किला, ठीक है, याद रखिए।
जो यहीं पे गौडिया का किला यानी पुलकट में जो किला था, वहाँ पे एक स्वर्ण के सिक्का पैगोडा प्रचलित करते हैं ये डच। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डच को बेदरा के युद्ध यानी बंगाल में पराजित कर दिया और भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त कर दी। मतलब 1759 ईस्वी में डच भारत से अपना बोरिया बिस्तर लेकर के चले जाते हैं, अंग्रेज उनको बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज भारत में प्रवेश करते हैं। इनके बारे में देखिए थोड़ा सा। अंग्रेज इंग्लैंड के मर्चेंट एडवर्टाइज नामक व्यापारियों का एक समूह में द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया की स्थापना 1599 ईस्वी में किया गया था। ठीक, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1599 ईस्वी में, ठीक है, 1599 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। महारानी एलिजाबेथ ने, ठीक, महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए एक अधिकार पत्र प्रदान करती है। पूर्वी देशों के साथ, इस क्वेश्चन पूछा गया, पूर्वी देशों के साथ जो महारानी एलिजाबेथ थी 15 सालों के लिए, कहें कि 15 सालों तक ये जो कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस जो है कि हेक्टर नामक जहाज से, ठीक, हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया। जहांगीर के आगरा स्थित, ठीक है, जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। कहाँ पे, ठीक है, देखिए, जो जेम्स प्रथम थे, भारत में जैसे पुर्तगाली को व्यापारिक सुविधा मिल रहा था, उसी हिसाब से सुविधा पाने के लिए ये भी, चूँकि अंग्रेज आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा पुर्तगाली इनका विरोध कर रहे थे। ठीक, तो कुछ सुविधा व्यापार करने के लिए, कुछ सुविधा पाने के लिए जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस को भेजा। ठीक है, एक्चुअल में भेजे थे अकबर के दरबार में, लेकिन जब ये पहुंचा तो उसके पहले अकबर मर चुका था और इसका शासनकाल प्रारंभ हो गया था। वहाँ उसके बाद फारसी में, ठीक है, जैसे कि जहांगीर यहाँ पे पहुँचा था सूरत में, ठीक, तो जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा और वहाँ पहुंचने के बाद बादशाह से उसने फारसी भाषा में बात की। ठीक है, बादशाह से फारसी भाषा में बात की, जिससे कि प्रसन्न होकर के 40,000 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान किया था। देखिए, सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आता है जहांगीर के दरबार में, फारसी भाषा में जहांगीर से बात करता है, जहांगीर उससे खुश हो जाता है, 400 मनसब प्रदान करता है, 400 का एक मनसब उसको देता है। ठीक, और इंग्लिश खां की एक उपाधि प्रदान करती है, 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि देता है इसको। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री, यानी जो कोठी जिसको, ठीक है, कोठी या फैक्ट्री कहिए इसको, एक तरह से कारखाना समझ लीजिए, 1611 ईस्वी में मुसलिपत्तनम में स्थापित करते हैं। ठीक है, 1611 में मुसलिपत्तनम में स्थापित करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पूर्वी तट पे अंग्रेज़ों का, यानी भारत में सबसे पहले कह लीजिए या तो पूर्वी तट पे कह लीजिए, सबसे पहले जो अंग्रेज़ों का फैक्ट्री स्थापित होता है वो आपका 1611 में मुसलिपत्तनम में स्थापित होता है। ठीक है, इसके पहले 1608 ईस्वी में, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, 1608 ईस्वी में ये सूरत में स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये विफल हो जाता है। क्यों विफल हो जाता है? पुर्तगाली इनका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, पुर्तगाली के विरोध की वजह से स्थापित नहीं कर पाते हैं वहाँ से फैक्ट्री। ठीक है, तो उसी को देख करके वहाँ से ये लोग सफल नहीं होते, फिर पूर्वी तट पर स्थापित करने का प्रयास करते हैं, पश्चिमी तट पर प्रयास करते हैं 1608 में सूरत में, लेकिन हो नहीं पाता है। 1611 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, ठीक, 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में, ठीक, 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों की एक जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया था। ठीक, अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत के पश्चिम, ठीक है, सूरत से पश्चिम भारत में पहली बार भारत की दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ठीक है, जहांगीर की अनुमति के बाद जो भारत में दूसरी फैक्ट्री या पश्चिमी तट पर पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करते हैं। ब्रिटेन के महाराजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आता है, जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। कौन? देखिए, जहांगीर के दरबार में दो आ गए, पहले कैप्टन हॉकिंस आ जाता है, ठीक है, 1608 से 1611 तक। ठीक, उसके बाद जो है कि टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत में जहांगीर के दरबार में टॉमस रो आता है। पहला कैप्टन हॉकिंस, दूसरा टॉमस रो उपस्थित होता है जहांगीर के दरबार में। गोलकुंडा का सुल्तान 1632 ईस्वी में एक सुनहरा फरमान जारी करता है। ठीक, व्यापार में कुछ छूट प्रदान करने के लिए
कुछ थोड़े से कर लेकर के गोलकुंडा का जो सुल्तान था 1632 ईस्वी में एक सुनहरा फरमान जारी करता है। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपनी कारखाना 1653 ईस्वी में बालाकोर में एक हरिपुरा में स्थापित किया था। ठीक, अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर एक अपना एक और कारखाना स्थापित करते हैं बालासोर में और हरिपुरा में 1633 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। 1639 में फ्रांसिस डी नामक जहाज ने चंद्रनगर के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त कर लिया और वह फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज की स्थापना किया। 1639 में फ्रांसिस डे एक अंग्रेज गवर्नर था। ये चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेता है और फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करता है। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1611 में ब्रिजमैन ने हुगली में एक कोठी की स्थापना करता है। 1651 में हुगली में 1651 में ब्रिजमैन ने हुगली में एक कोठी की स्थापना करता है। 1661 में पुर्तगालियों ने अपने राजकुमार कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर देते हैं। बम्बई को एक दहेज के रूप में दे देते हैं। मतलब 1661 में जो पुर्तगाली थे अपनी राजकुमारी, उनका नाम ब्रेगेंजा था, उनका विवाह जो कि चार्ल्स द्वितीय से कर देते हैं। दहेज के रूप में बम्बई को दे देते हैं सब, चूँकि बम्बई पुर्तगालियों के कब्जे में था उस समय। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है और 1687 ईस्वी में सूरत के स्थान पर बम्बई को अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय मतलब व्यापारिक बस्ती स्थापित कर दी। पहले इनका पूर्वी तट पर स्थापित करते हैं मछलीपट्टनम में, लेकिन फिर वहाँ से आकर के एक सूरत में भी स्थापित करते हैं। फिर सूरत में मुख्यालय बना लेते हैं। उस मुख्यालय को 1687 ईस्वी में हटा करके वहाँ से बम्बई कर लेते हैं। जब बम्बई इनके कब्जे में आ जाता है तो 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सफोर्ड के उत्तराधिकार के रूप में जेराल्ड ओंगियार सूरत का प्रेसिडेंट बनता है और बम्बई का गवर्नर बना। वह बम्बई शहर का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बम्बई शहर का संस्थापक किसको माना जाता है? जेराल्ड ओंगियार को बम्बई शहर का संस्थापक माना जाता है। बंगाल का सूबेदार शाह सूजा ने 1651 ईस्वी में, ठीक है, बंगाल का सूबेदार शाह सूजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए एक विशेषाधिकार निशान प्रदान कर देता है शाह सूजा। ठीक है, शाह सूजा बंगाल का शासक। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शाह ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 गांव, इस बात को ध्यान रखिएगा, बंगाल का सूबेदार था कौन? अजीम उस शान, ये औरंगजेब का लड़का था। ठीक है, अजीम उस शान औरंगजेब का एक लड़का रहता है। ये क्या करता है? 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 गांव सूतानाती, कालीकत और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान कर देता है, जिसके बदले उन्हें इन गांवों के मालिकों को मात्र 1200 रुपये देने पड़ते थे। जाप चारनाक ने बंगाल के 3 गांवों को मिलाकर के एक आधुनिक कलकत्ता की नींव डालता है, फोर्ट विलियम का निर्माण करता है, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर को बनाया जाता है। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो फोर्ट विलियम था भारत का पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया जाता है 1700 ईस्वी में, जो कि सन 1774 ईस्वी से लेकर के 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा। ठीक है, 74 से लेकर के 1911-1912 में भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। पुर्तगालियों की जो प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित होती है उसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। पुर्तगाली मतलब सारे जो अंग्रेज कंपनी थी, पहली फैक्ट्री कहाँ पे किसकी होती है? पुर्तगालियों की कोच्चि में 1603 ईस्वी में पहली फैक्ट्री थी। डचों का मछलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश, अंग्रेज मछलीपट्टनम में 1611 में पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। डेनिश जो थे वो त्रावणकोर में या तंजौर में 1620 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। फ्रांसीसी जो सूरत में 1668 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। अगला फ्रांसीसी के बारे में देखिए। फ्रांसीसी जब इंडिया में आते हैं क्यों क्या क्या आफत मचाते हैं फ्रांसीसियों के बारे में देखिए। फ्रांसीसी सम्राट लुईस 14वें का मंत्री कोलबर्ट था। ठीक है, काल्बर्ट कोलबर्ट कहीं लिखता है, लुईस 14वें का मंत्री था ये। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया, जिससे
कंपनी दिएस इंडेस ओरिएंटलिस कहते हैं, ठीक है। इनकी कंपनी का क्या नाम था, दिएस इंडेस ओरिएंटलिस कहते हैं। फ्रेंको कैरो ने मतलब 1664 में स्थापित करते, लुई 14वें का मंत्री था, ठीक। लुई 14वें पूरे विश्व में इसके बारे में कहानी प्रसिद्ध है, अपने जीवन में मात्र 2-3 बार नहाया था। फ्रेंको कैरो 1668 ईस्वी में, फ्रेंको कैरो 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना करता है। दूसरी कंपनी इनकी मुसलीपत्तनम में स्थापित हुई थी। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे, मुसलीपत्तनम में स्थापित हुआ था। सूरत में प्रयास किए थे लेकिन सफल नहीं हुआ। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने, ठीक, 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने वालीकोंडापुरम में मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक पर्दुचूरी, ठीक है, पर्दुचूरी नामक गांव प्राप्त किया। आगे चल करके पांडिचेरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। आपसे ये पूछेगा तो सबसे पहले पांडिचेरी को विकसित करने का कार्य कौन करता है, तो 1693 ईस्वी में, ठीक है, 1693 ईस्वी में, ठीक है, 1693 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने, ठीक है, वेलिकोंडापुरम का एक मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी था, ठीक है। मुस्लिम सूबेदार क्या नाम है उसका, शेर खान लोदी, उससे पर्दुचूरी, उसमें एक गांव था, उस गांव का नाम पर्दुचूरी था, ठीक है। पर्दुचूरी को एक पट्टे के रूप में लेता है, ठीक है, और उसको आगे चल के पांडिचेरी के रूप में विकसित करने का कार्य फ्रांसीसियों के द्वारा ही किया जाता है, ठीक। इसको बात को याद रखिएगा क्योंकि पांडिचेरी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें फ्रांसीसी कंपनी उतनी मजबूत नहीं थी, ठीक है। तो एक युद्ध होता है डचों और फ्रांसीसियों के बीच, तो डचों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीन लेता है, ठीक है। और रिजविक संधि के बाद पांडिचेरी फूला, एक रिजविक की संधि होती है, ठीक है। रिजविक किसकी राजधानी है, आइसलैंड की, ठीक है। रिजविक फ्रांसीसियों को एक रिजविक संधि के द्वारा फिर मिल जाता है। पहले डच फ्रांसीसी उस पर विकसित करते हैं पांडिचेरी को, ठीक है। पहले फ्रांसीसी विकसित करते हैं पांडिचेरी को, ठीक है। पांडिचेरी के बारे में देखिए, ये क्या था, पहले लिए थे शेर खान लोदी से, किससे लेते हैं, शेर खान लोदी से। वालीकोंडापुरम का मुस्लिम सूबेदार, ठीक है, शेर खान लोदी का नाम रखेंगे। शेर खान लोदी से ये लोग पर्दुचूरी नाम का एक गांव लेते हैं। कौन, फ्रांसीसी विकसित करते हैं, फिर इनसे डच छीन लेते हैं। फिर डचों को जो है कि आप रिजवी की संधि होती है, रिजवी की संधि फ्रांसीसी फिर डचों को मिल जाता है। बंगाल का जो मुख्य फैक्ट्री था, ठीक है, बंगाल में इनका फैक्ट्री था फ्रांसीसियों का, चंद्रनगर में था। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरीशस में, ध्यान रखिएगा फ्रांसीसी जो है 1721 में मॉरीशस में, 1725 ईस्वी में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 ईस्वी में करिकल में अपना अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1721 में मॉरीशस पर फ्रांसीसी, 1721 में मॉरीशस पर, 1725 ईस्वी में मालाबार तट पर। मालाबार तट बोले तो आपका केरल वाला, ठीक है, कोरोमंडल तमिलनाडु वाला, मालाबार तट आपका केरल वाले तट पर, ठीक है, जहाँ पे पूरी तरह से पुर्तगालियों का कब्जा था स्थित, ठीक है। माही, ठीक है, माही है ना यहाँ पे, माही एक छोटा सा है, ये भी पांडिचेरी का ही भाग बना लेते हैं बाद में, माही। तथा 1739 ईस्वी में कारिकल पर अपना अधिकार कर लेते हैं। 1742 ईस्वी में, 1742 ईस्वी में डुप्ले गवर्नर बनकर के आता है। अब अगला गवर्नर डुप्लर बन के आता है 1742 में। भारत में वह फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। डुप्ले जो है कि भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध होते हैं। देखिए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच यूरोप में भी युद्ध होते थे, और इनके जहाँ जहाँ पे उपनिवेश थे, अमेरिका में अंग्रेजों का भी, फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, भारत में भी था, अफ्रीका में भी था, जहाँ जहाँ पे उपनिवेश था इनका, जैसे जैसे ये यूरोप में लड़ते थे अपने होम कंट्री में, होम कंटिनेंट पे, वैसे अदर कंट्री में भी इनके उपनिवेश कंपनियाँ लड़ने लगती थी। तो भारत में भी इनके अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जाना जाता है, या कर्नाटक युद्ध, ठीक है। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहिए या कर्नाटक युद्ध कहिए। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हो जाती है और उनका वर्चस्व, ठीक है, इनका वर्चस्व भारत से समाप्त हो जाता है। इस युद्ध में जनरल आयरकूट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अभी आप पीछे देखे थे जो 1759 का युद्ध बेदरा का होता है, डच पूरी तरह से, ठीक है, 1759 ईस्वी में, ठीक है, 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। किसका, बेदरा का युद्ध होता है।
इसमें जो है कि डच पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं और भारत से इनका बोरिया बिस्तर बंद करके फिर यूरोप की तरफ या अन्य देशों की तरफ व्यापार करने के लिए चला जाता है। जब डच भारत से पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं तब ये सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप की तरफ अपना रुख करते हैं और वहाँ से व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं। जो 3 युद्ध हुए थे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, थोड़ा उनके बारे में देख लीजिए यहाँ पे। जो प्रथम युद्ध हुआ था कर्नाटक युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो प्रथम था, छोटा कर लो, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध आपका 1746 से 48 ईस्वी के बीच होता है और ये ला शापेल की संधि 1748 में थी। फ्रांसीसी विजयी होते हैं, ठीक है। पहले युद्ध का परिणाम क्या होता है? पहले युद्ध में जो है कि 1746 से 48 के बीच होता है, ला शापेल संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त होता है और फ्रांसीसी विजयी हो जाते हैं पहले युद्ध में। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है 49 से लेकर के 54 के बीच, 1749 से 1754 के बीच, 1 साल आराम करते हैं सब, अपना तलवार वलवार चुखिया लेते हैं सब, गोली बारूद इकट्ठा करते हैं 1 साल, फिर 1749 से लेकर के 1754 तक ही भिड़ते हैं सब कुकुर जैसे, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, यूरोप में भी। अब इसमें क्या होता है कि पांडिचेरी की संधि करते हैं सभी, क्या करते हैं? पांडिचेरी की संधि 1754 में, ठीक है। ये 1754 है, इसको 1755 लिख लीजिएगा, कहीं 55 देता है कहीं 54 देता है, एक्चुअल में ये 1755 ही है, ठीक है। 1755 में फिर पांडिचेरी का संधि होता है और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ जाता है। पहले वाले में क्या हुआ था कि डचों का प्रभाव था। प्रथम कर्नाटक युद्ध में डच का प्रभाव अधिक हो जाता है, लेकिन दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है उसमें अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ जाता है, मतलब अंग्रेजों का पलड़ा भारी होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1756 से 63 के बीच पीरिस की संधि के द्वारा 1763 में समाप्त होता है। वांडीवास का युद्ध, ठीक है। देखिए जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था इसी के क्रम में 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है और इस वांडीवास युद्ध में भारत में जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसको राजनीतिक, ठीक है, जो फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। मतलब पूरी तरह से भारत में जो भी साम्राज्य विस्तार या इनको अन्य राज्यों पर कब्जा वगैरह को लेकर के इनकी महत्वाकांक्षा थी वो समाप्त हो जाता है 1760 के वांडीवास के युद्ध में, क्योंकि ये पूरी तरह से कमज़ोर हो गए थे, इनके पास सैन्य ताकत उतनी नहीं रह गया था उस समय तक। वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हो गए, ठीक है। अब भारत में केवल व्यापारिक गतिविधियों में सम्मिलित होते थे ये। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ से भारत में देखिए अब ये हो गया कि पहले अंग्रेज भारत में आए थे क्या करने? व्यापार करने के लिए, लेकिन हम भारतीयों ने, ठीक है, क्या गतिविधियाँ की, कौन सी आफत मचा दिया, ठीक, या हमारे राजाओं ने उस समय जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने वाले थे, क्या उन लोगों ने आफत मचा दिया कि भारत की सबसे ताकतवर उस समय मुगल था। मुगल के बाद दूसरे ताकतवर आपके मराठा थे। इन दोनों को सुपरसीड करते हुए भारत में जो राजनीतिक एकाधिकार था, ठीक, मुगलों के पतन के बाद, ठीक, मुगलों का धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो गया था औरंगजेब के मरने के बाद, ठीक। तो मुगलों के उत्तराधिकारी कोई भारतीय बनना चाहिए, कोई भारतीय राजा, भारतीय समुदाय बनना चाहिए, मराठों को बनना चाहिए, लेकिन मराठों के बजाय ये अंग्रेज आते हैं और कूटनीतिक चाल के थ्रू मराठों को पूरा नस्तानाबूद कर देते हैं, उनको हरा करके फिर मुगलों को हरा करके भारत में एक राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लेते हैं अंग्रेज, ठीक है। अगले वाली वीडियो में हम लोग नवीन स्वायत्त राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।